हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं हम आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखो, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता क्या है। तो सबसे पहले ये कहता है कि हमारे परमाणु का जो आकार होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार। परमाणु का आकार वृत्ताकार होगा और इस परमाणु के आकार वृत्ताकार होगा और इसके बीच का भाग क्या कहलाता है, बीच का भाग नाभिक कहलाता है, नाभिक। और ये जो चार दूर की कक्षाएं हैं इन्हें कहा जाता है वृत्ताकार कक्षाएं। वृत्ताकार कक्षाएं, ठीक है। यानी परमाणु के बीच का भाग क्या कहलाता है, नाभिक। और चारों ओर की कक्षा क्या कहलाती है, वृत्ताकार कक्षाएं। तो देखो, परमाणु आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता ये है कि हमारा परमाणु एक वृत्ताकार होता है आकृति में, इसके बीच में एक नाभिक होता है। यही इसकी थ्योरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बीच में नाभिक होता है और चारों तरफ क्या होती है, वृत्ताकार कक्षाएं होती है। और इस परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में कैसी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, आपस में बराबर। और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होने के कारण ही ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, यानी उदासीन कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। इसी कारण परमाणु कैसा होता है हमारा, उदासीन। तो परमाणु उदासीन होता है, उदासीन मतलब परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, परमाणु उदासीन होता है। तो देखो, आवेश की उत्पत्ति होती कैसे है। तो आवेश की उत्पत्ति ये कहती है कि जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है तो उस परमाणु पर धनावेश आ जाता है। तो बन गया ना आवेश उस पर, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागते ही उस पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। और जब किसी परमाणु पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, यानी ग्रहण कर लिया ना तो देखो उस पर ऋणावेश आ गया। तो इसकी यही दोनों डेफिनेशन इसमें लिखनी है, नोट्स में दे रखी है, मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। जब यहाँ लिखेंगे, जब किसी परमाणु से, या यहाँ से लिख लेते, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है, धनावेश आ गया तो आवेश की उत्पत्ति हो गई ना, हो गई। अर्थात ये भी कह सकते हैं, अर्थात जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाती है तो उस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, ये धनावेश।
अब आती है ऋणावेश की समस्या। ऋणावेश देखो, जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। और इस वाली कंडीशन में देखो क्या थी, इस वाली कंडीशन में ये था कि प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज्यादा थी, तो उस परमाणु पर क्या आ गया था, धनावेश। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोटॉन्स की संख्या हमारी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ऋणावेश। तो देखो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ त्यागा था यहाँ ग्रहण आ जाएगा। देखो ये डेफिनेशन यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ये तो ही हो गया। नई लाइन से क्या लिखेंगे, जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती हैं तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ये है आपका आज इसकी उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपका यहाँ तक खत्म होता है। इतना ही लिखना है। उसमें थोड़ी सी ऊपर ये और ये बात लिखनी थी कि परमाणु कैसा होता है, वृत्ताकार। परमाणु का आकार वृत्ताकार होता है, इसके बीच में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और चारों ओर वृत्ताकार कक्षा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें तो चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है, और इसी कारण हमारा परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश को उदासीन कर देता है। अब आती है यहाँ से आवेश के गुणधर्म। नेक्स्ट टॉपिक, देखो आवेश के गुणधर्म। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आवेश के गुणधर्म। तो देखो पहला पॉइंट यही है कि समान आवेशों के मध्य, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अब देखो इसका मतलब समझो कि दो परमाणु है, पहला परमाणु ये हो गया, ये सेकंड परमाणु हो गया। अगर दोनों ही परमाणुओं पर कैसा है, समान आवेश, यानी इस पर ही पॉजिटिव चार्ज है और इस पर ही पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस पर भी धनावेश है और इस पर भी धनावेश है, इस पर भी ऋणावेश है और इस पर भी ऋणावेश है।
तो कौन सा बल कार्य करेगा? नहीं, तो करेगा हमारा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल इंग्लिश में कहते हैं इसे रिपल्सन फोर्स। अब देखो प्रतिकर्षण बल होता क्या है, कुछ नहीं, ये जैसे ये समझ लो, ये दो एटम्स है, ये वाले, ये एक रेड, एक ब्लू और एक रेड, ब्लैक और एक रेड। तो ये है दोनों कैसे हैं, सेम है, सेम, दोनों पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो जब मैं इनको पास लेकर आऊंगा तो ये पास नहीं आएंगे, कैसे करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे, दूर हटाने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसको कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। और जब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी इन दोनों का कैसा हो, विपरीत चार्ज हो, तो इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, तो कार्य करेगा इनके मध्य आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल। तो पहला पॉइंट यही बात ध्यान रखना कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना आवेश के गुणधर्म पर, कि एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन का आवेश, एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्लस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इसका कुछ नहीं है, बिल्कुल बस उल्टा कर दो, प्लस का कितना माइनस कर दो, बाकी सेम लिख दो। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इतना। अब आप बात आती है कि न्यूट्रॉन का आवेश, तो एक न्यूट्रॉन पर आवेश उदासीन होता है, एक न्यूट्रॉन पर आवेश उदासीन होता है, यानी उस पर कोई आवेश होता ही नहीं। उदासीन का मतलब क्या होता है, जीरो। कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट होता है कि किसी भी निकाय का, यानी किसी भी सिस्टम के अंदर जो कुल आवेश होगा वो स्टोर रहता है। स्टोर मतलब संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब रहता है कि जितना है उतना ही रहेगा, ना उसे हम बढ़ा सकते ना हम उसे घटा सकते। जैसे ऐसे सपोज कर लो, ये है, क्या कहते हैं, ये मार्कर है। इस मार्कर के अंदर कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर सपोज करो 1000 एटम है, यानी 1000 स्याही के परमाणु है। 1000 से ज़्यादा नहीं भर सकते हम इसमें, और ना ही 1000 से कम हो सकते। क्यों, क्योंकि परमाणु कभी नष्ट तो होता नहीं है, जितने हैं उतने ही रहेंगे, तो उस पर चार्ज भी उतना ही रहेगा। तो आवेश का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी निकाय के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर, सिस्टम मतलब एक तंत्र, एक व्यवस्था, उसके अंदर जितना भी आवेश होगा वह कुल आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब स्टोर रहता है, जितना है उतना ही रहता है। तो 500 पॉइंट ये लिख लो कि किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, ठीक है। पांचवा छठा पॉइंट देखिए। छठा पॉइंट ये कहता है छठा पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी निकाय के अंदर आवेश का कुल मान
इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है कि किसी निकाय के अंदर किसी निकाय के अंदर किसी निकाय के अंदर किसी निकाय के अंदर आवेश का कुल मान इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। नहीं मिलूंगा। कितनी कितनी देर में आओगे? देखो क्या होता है, Q बराबर एन ई होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो n क्या होता है, तो n होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या होता है, E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी n होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यही तुम्हारे इतने ही गुणधर्म है। अब देखो इसका मतलब समझो कि जैसे हमें एक बॉडी है, यही मारकर समझ लो, वही मैंने पहले वाला एग्जांपल, 1000 परमाणु थे, 1000 परमाणु थे, तो उसके अंदर सपोज करो 15000 या 16000 इलेक्ट्रॉन्स थे, 16000 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक परमाणु में करीब 15-16 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब 16000 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मैं इस पर आवेश की गणना करूं, यानी चार्ज की गणना करूं कि इस पर कितना चार्ज उपस्थित होगा, तो क्या होगा, 16000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 16000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मल्टीप्लाई 1.6 गुना 10⁻⁻19, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स के आवेश से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 16000 से। आगे बात समझ में, तो क्या निकल आएगा, उस सिस्टम पर या उस बॉडी पर आवेश की कुल मात्रा की गणना हो जाएगी हमें। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब एक नोट पॉइंट डाल के रख लिखना कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि किसी वस्तु को धनावेशित करने पर या ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है। यानी किसी वस्तु को अगर हम धनावेशित कर दें और ऋणावेशित कर दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले समझो, एक कंपाउंड लिया मैंने NaCl, ठीक है, पहले बताया था 281 और यहाँ 287, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस वाले क्लोरीन परमाणु में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया तो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2,8 और 2,8,8 ये बनेगा, और इस परमाणु पर क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस धनावेश, और ये क्या होगा, ऋणावेश। अब देखो इस पे लिखना, समझना, पहले यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 11, यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 17। अब आफ्टर यानी पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अब देखना, अब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक बात ध्यान रखना, प्रोटॉन्स की संख्या में कोई चेंज नहीं आता, प्रोटॉन्स कभी भी नहीं निकलते, हमेशा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का होता है। इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर हो गया तो कितना बचा, 10। यहाँ देखो क्या कहते हैं, यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी थी, 17, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 18। तो देखो अब देखो, यानी मास पर क्या इफेक्ट पड़ा, मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उस परमाणु का मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो समझो, हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास, यानी यहाँ पे देखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले ये समझो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो सबसे पहले यहाँ समझो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 9.1 गुणा 10⁻31 एक इलेक्ट्रॉन का होता है, इसमें 11 की मल्टीप्लाई कर दी तो 11 एकम 11 का एक हासिल 1, 11 ने 99 और 100, तो ये हो गया 100.1 गुणा 10⁻31, ये पहले का था मास। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितना था, 17 इंटू 9.1 गुणा 10⁻31,
17 एकम 17 हासिल 7 17 निम्मा 153 153 और 7 के 153 और 154.7 इंटू 10⁻31। ये इनके पहले के मान थे, यानी जब इनसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ था तब था। ये पहले का मास था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पहले का, ये वाला भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले था। तब इन पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं आए थे, उससे पहले इन दोनों परमाणुओं के ये मास थे, यानी ये द्रव्यमान थे। किलोग्राम, यूनिट्स और लिख दो किलोग्राम। ठीक है, अब समझो। अब नेक्स्ट समझना यहाँ के बाद। अब बात आती है यहाँ पे कि अब देखो प्रेजेंट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। 9.1 गुणा 10⁻31। 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 91 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। नाइन पॉइंट वन इंटू 10⁻31 इंटू 18, यही हो गया ना। अब समझो तो देखो यहाँ कितना हो गया? 91 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। या देखो 18 एकम 18 का 8 और 18 निम्मा कितने हो गए? 162 और 163.8 गुणा 10⁻31। देखो अब बताना मुझे, पहले इसका मास कितना था? 154। अब इसका मास कितना हो गया? 163। यानी मास की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो जब ये बात ध्यान रखना कि जब किसी परमाणु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। और यहाँ देखो पहले कितना था? 100.1 गुणा 10⁻31। अब कितना हो गया? 91 गुणा 10⁻31। कितना हो गया? कम हो गया। तो एक बात ध्यान रखना कि जब किसी परमाणु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जब किसी परमाणु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। तो नोट डाल के ये बात लिख लेना यहाँ पे कि जब किसी परमाणु को, यहाँ पे नोट, जब किसी परमाणु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे जब किसी परमाणु को धनावेशित किया जाता है तो किसी परमाणु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक क्लियर? यही टॉपिक था तुम्हारा यहाँ तक। अब यानी पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड और नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद आते हैं आवेशन, यानी चार्जिंग कैसे करते हैं। आवेशन क्या होता है? यानी चार्जिंग। तो देखो सबसे पहली बात आती है अब आवेशन की। आवेशन इंग्लिश में कहा जाता है इसे चार्जिंग। देखो इसके शब्द से ही पता चल रही होगी आपको ये कहना क्या चाह रहा। आवेशन का मतलब क्या है? कोई चीज चार्ज नहीं है, बस उसे चार्ज करना। घर में हमारी बैटरियां होती हैं, मोबाइल की बैटरी है, वीक हो गया, उसको चार्ज करना, क्या उसमें आवेश, समझ में आ रही है? आवेश प्रदान करना, यानी आवेश जनरेट उत्पन्न करना।
तो आवेशन क्या होता है? किसी भी अनचार्ज वस्तु को चार्ज करना, समझ में आ रही है? या किसी भी वस्तु को आवेशित करना, किसी भी वस्तु को आवेशित करना ही क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। किसी भी वस्तु को आवेशित करना, आप आवेशित धन आवेशित भी कर सकते हैं, ऋण आवेशित, ठीक है, बस आवेशित होनी चाहिए। यहाँ लिख देंगे किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ही किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ही, प्रक्रिया है मतलब तरीका या विधि ही आवेशन कहलाती है। आवेशन कहलाती है, यानी किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। अब बात आती है कि आवेशन की विधियां कौन कौन सी होती है, यानी हम किसी भी वस्तु को आवेशित किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आती है नंबर है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशन की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो देखो आवेशन की हमारी 3 विधियां हैं। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर 2 चालन द्वारा आवेशन, नंबर 3 प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सब में पहली हेडिंग डाल दो यहाँ, सब में पहली पॉइंट है, पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। नंबर दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, नंबर 3 प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। नंबर दूसरा चालन द्वारा आवेशन, नंबर तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। ये हो गई 3, ये 3 विधियां हैं। अब देखो घर्षण द्वारा आवेशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। देखो बचपन में प्रैक्टिकल्स करते थे हम लोग, ऐसे करके एक पैमाने को रब कर देते ऐसे करके इस पे, और उस मिट्टी में छुआते थे तो उस पे हल्के हल्के कण से चिपकने लगते थे, मिट्टी के कण, यानी चार्ज होने लगती थी। देखो कहना क्या है, मैंने 2 चीज ली, 2 चीज ऐसे करके, 2 चीज ऐसे करके मैंने रब की है। रब मतलब जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, और यही विधि में लिखा हुआ है, बस यही बात लिखनी है आपको कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगता है। क्या होने लगता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। और हम जानते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने लगता है तो वो दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं? आवेशित हो, यानी चार्ज हो जाती हैं। सपोज करो एक से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दूसरी पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या कहता है हमारा कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है, और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने के कारण ही वो दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं, यानी चार्ज हो जाती हैं। ये तो तुम्हारी हो गई पहली विधि घर्षण द्वारा। अब आती है हमारी चालन द्वारा आवेशन, यानी चालन द्वारा क्या होती है। तो देखो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब एक आवेशित वस्तु को, यानी ये थी चार्ज वस्तु हमारी ये, और ये थी अनचार्ज वस्तु, यानी ऐसे समझ लो ये ठंडी वस्तु है और ये गर्म वस्तु है। और जब इस गर्म वस्तु को, ये दोनों लोहे की रॉड है, ये गर्म है और ये ठंडी है, तो जब इस गर्म लोहे की रॉड को इस ठंडी रॉड से क्या किया जाता है? टच कराया जाता है, तो ये वाली रॉड भी क्या होने लगती है? गर्म होने लगती है। होने लग गई गर्म, यानी ये भी चार्ज होने लगी,
एक तरीके से गर्म होने लगी, यानी हीट का ट्रांसफर जिस तरीके से होता है। तो ऐसे ही है कि इसमें जब क्या हुआ, इस चार्ज वस्तु में इस चार्ज वस्तु को इसी अनचार्ज वस्तु के संपर्क वो चार्ज वस्तु के संपर्क में अनचार्ज वस्तु को लाया गया, यानी आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को लाया गया। तो ये अनावेशित वस्तु भी क्या होने लगती है, चार्ज होने लगती है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, चालन द्वारा आवेशित। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये बिजली की तारें। हमारे घर में लाइट नहीं आती है, हम क्या करते हैं, घर के सामने जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं, यानी बिजली विभाग द्वारा जो वायर डाले गए हैं, उनसे अपने तारों को कांटेक्ट में रख देते हैं, यानी उनसे टच करा देते हैं। और टच कराने के बाद हमारे घर में भी लाइट आ जाती है, यानी वो तार भी क्या होने लगते हैं, चार्ज होने लगते हैं, यानी उनमें भी चार्ज क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। तो ये क्या होगी, चालन द्वारा आवेशन। अब तीसरी होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, ये हमारी एक बॉडी है, ये एक बॉडी हो गई ये, और एक हो गई दूसरी बॉडी ये। अब सपोज करो ये दोनों ही दूसरी बॉडी थी, फिर मैं मार्कर में स्याही डाल दूँ इसमें। देखो ये थी, सपोज करो हमारी चार्ज बॉडी, ये थी चार्ज मतलब आवेशित वस्तु थी, ये चार्ज थी ये पहले से ही, और इसके संपर्क में रखी थी हमने अनचार्ज, इसके संपर्क में क्या रखी थी हमने, अनचार्ज, ये थी अनावेशित। लेकिन इन दोनों को इसमें टच नहीं कराया। चालन विधि में दोनों को क्या किया था, बॉडी को, वो दोनों बॉडी को हमने टच कराया था, लेकिन इसमें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा, और जैसे ही हमने इस एक दूसरे से इनको दूरी पर रखा, इस अनावेशित वस्तु में प्रेरण क्रिया द्वारा क्या होने लगता है, ये प्रेरण क्रिया द्वारा ये भी क्या होने लगती है, चार्ज होने लगती है। और अगर इस वाली बॉडी पर हमारा प्लस का चार्ज है, तो इस वाली बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज, यानी ये विपरीत प्रकार से आवेशित हो जाती है। तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशित। तो कहने का मतलब है, जब दो बॉडी को, यानी जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो एक वस्तु से प्रेरित होकर दूसरी वस्तु पर क्या होता है, विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। एक वस्तु से प्रेरित होकर दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तुम्हारी आवेशन की तीनों विधियां मैंने यहाँ कंप्लीट करा दी। अब आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्त कृपया लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।